हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 में इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एक और नए लेसन के बारे में, यानी कि यूनिट नंबर 3 आज से शुरू करने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 है क्या, वो समझ लेते हैं एक बार। यूनिट नंबर 3 है द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशनल पाथवेज, यानी कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है और हमें फॉलो करनी चाहिए। इसमें हमारे दो लेसन होंगे। एक तो हमारा लेसन नंबर 6 बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, यानी कि लेसन नंबर 5 तक हम खत्म कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, यानी कि हम लेसन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 2 यूनिट हमारे खत्म हो चुके हैं अब तक। अब हम यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे जिसमें 2 ही लेसन आएंगे, एक तो लेसन नंबर 6 और एक लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 6 है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, जो हम आज से शुरू करने वाले हैं। लेसन नंबर 7 हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे जिसका नाम क्या है, बिग पुश। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो ये मान लो आपका ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस मैं खत्म करवा चुका हूँ। हाफ सिलेबस अब हमारा और बाकी है, यानी कि 2 यूनिट बाकी है, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, जो हम अपकमिंग वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों पे शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो पहले समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि लेसन नंबर 6 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन है, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेसन नंबर 6 से पूछे जा सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो पहला तो हमारा है वो है व्हाट स्ट्रेटजीज एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू फोस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन LDCs। पता है LDC का मतलब क्या होता है? देखो LDC का मतलब होता है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि ऐसी कंट्रीज जहां पे डेवलपमेंट सबसे कम हुई है, उन कंट्रीज की हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट को ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए जिनके जरिए हम उन लीस्ट कंट्रीज को भी डेवलप करवा पाए, तो हम डिस्कस करेंगे इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर। दूसरा, व्हाट आर द मेरिट एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। अब बात है अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है। हम सब जानते हैं चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हों चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज हों, उसको हमें बार बार लगाना पड़ता है अपने इकोनॉमिक सिस्टम पे। कई बार कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज फेल हो जाती हैं, कई बार क्या होता है कुछ सक्सेसफुली काम कर देती हैं अपना। तो इसलिए जब हम अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज लगाते हैं तो उसके मेरिट्स और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तीसरा हमारे पास क्या आएगा, तीसरा हमारे पास आएगा व्हाट हैव बीन सक्सेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंपेयर टू दोज विच हैव फेल्ड एट लीस्ट नॉट डन एज वेल। अब यहाँ पे समझो, व्हाट हैव बीन सक्सेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सक्सेस का मतलब क्या है, मतलब किस लेवल पे आने के बाद कहोगे कि हाँ हमारी जो इकोनॉमी है वो सक्सेसफुली डेवलप्ड है। दूसरा, एज कंपेयर टू दोज विच हैव फेल्ड, उनके कंपैरिजन में जो फेल हो चुके हैं। यानी कि देखो हमारा जो वर्ल्ड है उसमें इतनी सारी कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज या फिर कुछ नेशंस जो हैं बिल्कुल वेल डेवलप्ड हैं, यानी कि जहां पे हर एक सेक्टर की डेवलपमेंट हो चुकी है। कुछ ऐसे हैं जो अभी भी डेवलपिंग मोड में है और कुछ क्या है बिल्कुल अंडर डेवलप्ड हैं। तो उनके कंपैरिजन में हम जो है वो कितना सक्सेस अचीव कर चुके हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, व्हाट अप्रोचेस टू डेवलपमेंट हैव बीन अडॉप्टेड, यानी कि ऐसे कौन कौन से अप्रोचेस डेवलपमेंट के वो हमें अडॉप्ट करने चाहिए इंडिया के अंदर। What effects have they had and what are appropriate paths to follow, और उनके इफेक्ट क्या होंगे, मतलब जब हम डेवलपमेंट के लिए अलग अलग अप्रोचेस लगाएंगे, अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगाएंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, तो हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा उनके इफेक्ट्स क्या होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट भी और नेगेटिव भी दोनों समझेंगे। उसके बाद व्हाट आर एप्रोप्रिएट पाथ टू फॉलो, और हमें किस पाथ की तरफ जाना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। यानी कि एक तरह से फुल फ्लैश क्वेश्चन है। और ध्यान रखना है यहाँ पे किसकी बात चल रही है, इंडिया की, तो इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि इंडिया में से कौन कौन से पाथ फॉलो किए जाना चाहिए जिसके जरिए हम इंडिया को डेवलप करवा सकते हैं, और उसके इफेक्ट क्या होंगे, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट हो चाहे वो नेगेटिव इफेक्ट हो। अब आगे देखते हैं। अब आता है हमारा आज का टॉपिक, यानी कि तो था लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि किस किस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंप्लीट लेसन के अंदर। तो बहुत सी चीज़ें हैं इस लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि मेरे हिसाब से इस चैप्टर पे मेरे हिसाब से 5-6 वीडियो तो आराम से बनेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा, और लेसन नंबर 5 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, भी ध्यान रखना, यानी कि न्यू क्लासिकल जो अप्रोच है वो मैं खत्म करवा चुका हूँ। लेसन नंबर 5 उसी टॉपिक के ऊपर था। अब आते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तो ये डिस्कस करते हैं। ये हमारा अच्छा टॉपिक है, लेसन नंबर 6 हमारा यही था,
व्हाट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो सबसे पहले समझते हैं बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या होता है। आप लोगों को पता होगा हमारे इकोनॉमी में 3 तरह के सेक्टर काम करते हैं, यानी कि हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो 3 सेक्टर के अराउंड करते हैं। वो 3 सेक्टर कौन कौन से हैं आप सब लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा। उन 3 सेक्टर्स को मैं कहाँ पे लिखूँ, खाली प्लॉट मैंने जगह नहीं छोड़ी है, चलो यहाँ लिख देता हूँ आपको ब्रैकेट में। एक हमारा होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी। दूसरा हमारा क्या होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी। तीसरा हमारा क्या होता है टर्शियरी। अभी 3 तरह के सेक्टर हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब बात आई कि भैया इन तीनों का रोल क्या क्या है। अभी 3 सेक्टर तो हैं, तो आपको मैंने नाम लिख के बता दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब प्राइमरी सेक्टर में हम जो है या तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं। अब एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है, एक तो भाई खेती बाड़ी का काम हो गया कि भाई अनाज वगैरह की प्रोडक्शन हो रही है। दूसरा इसी के अंदर हमारा क्या आता है एनिमल हस्बेंड्री। कई लोग पशुपालन भी कर लेते हैं साथ साथ में, यानी कि एनिमल्स को पालना शुरू कर देते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को, ताकि जो डेयरी प्रोडक्ट है वो उनका ही प्रोडक्शन हो पाए साथ साथ। तीसरा, अब देखो इससे बेनिफिट पता है क्या मिलता है, इससे किसानों को बेनिफिट ये मिलता है कि भाई देखो जो भी वेस्ट मटेरियल रह गया प्लांट्स का, उसे खाने के लिए मतलब उसकी भी यहाँ पे क्या होता है यूटिलाइजेशन आ जाता है उसका भी, कि जानवर खा लेंगे उन सारे प्रोडक्ट्स को और वो प्रोडक्ट उन्हें क्या मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स। तीसरा हमारा जो होता है, ठीक है, वो होता है माइनिंग। तो ये तीनों काम जो है ना वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आते हैं, क्योंकि तीनों बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए काम है। पहला एग्रीकल्चर, फिर आता है एनिमल हस्बेंड्री, फिर आता है माइनिंग। माइनिंग किसकी? ठीक है, जो भी हमारे नेचुरल एलिमेंट्स है, चाहे आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कोल हो, पेट्रोलियम हो, इन सबकी माइनिंग भी किसका पार्ट होता है? प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। फिर हमारा क्या आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा क्या होता है इंडस्ट्री, यानी कि जो भी हम इन नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा गुड्स और सर्विसेज, गुड्स यूज करते हैं, सर्विसेज नहीं गुड्स यूज करते हैं, वो किसका पार्ट होता है? हमारे इंडस्ट्रीज का। सपोज करो मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, ट्राइपॉड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, माइक यूज कर रहा हूँ, अलग चीजें यूज करते हैं हम, जो वो सब किससे मिलकर बनी हुई है? वो सब कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज ने प्रोड्यूस करी है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है तीसरा और एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर। इनका काम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। अब कई सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, सपोज करो किसानों ने अनाज उगाया, अब किसानों ने खुद तो बेचने निकलेंगे नहीं, तो किसानों को वैसे कैसे पहुंचाएगा घर घर तक अनाज? उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की क्या चाहिए? सुविधा चाहिए। या फिर इंडस्ट्री का काम क्या है? प्रोडक्ट को बड़े लेवल पे क्रिएट करना। अब उन प्रोडक्ट को डोमेस्टिक तक कैसे पहुंचाएंगे? एक चेन बनती है और ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं हम लोग फैक्ट्रियों से घरों तक सामान पहुंचाने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर वो बन जाता है सर्विस सेक्टर का। दूसरा इंश्योरेंस, इसके अलावा बैंकिंग, ठीक है, टीचिंग, और भी हमारे बहुत सारे क्या हैं सर्विसेज हैं जो किसका पार्ट बनते हैं? सर्विस सेक्टर का। तो हर एक पर्सन जो है वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो करता है वो इन 3 में से एक जगह होती है, या तो प्राइमरी सेक्टर में होती है, या फिर सेकेंडरी में होती है, या फिर टर्शियरी में होती है। अब बात है कि भैया इसका बैलेंस्ड ग्रोथ से क्या लेना देना है? तो सुनो, जब किसी भी इकोनॉमी में तीनों सेक्टर पे बिल्कुल इक्वल फोकस क्या आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ग्रोथ। यानी कि जब तीनों सेक्टर की डेवलपमेंट इक्वल हो, उसको हम कह सकते हैं कि वो कंट्री जो है वो बैलेंस ग्रोथ का पार्ट है, यानी कि कंट्री में बैलेंस ग्रोथ हो रही है। वो ऐसा नहीं कर रही कि एग्रीकल्चर पे फालतू फोकस कर लिया, इंडस्ट्रीज को छोड़ ही दिया। तो इक्वल जो है, जब हम हर एक सेक्टर पे ध्यान देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ग्रोथ बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है लेविस ने। लेविस की हमने थ्योरी भी पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर्स में। अब एक बार देखते हैं इसने क्या बोला था। तो इसने क्या बोला? बैलेंस ग्रोथ मीन्स दैट ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी शुड ग्रो सो एज टू कीप अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इसका मतलब यह है कि हर एक सेक्टर जो है इकोनॉमी के प्रॉपर तरीके से ग्रो होने बहुत जरूरी है, यानी कि बैलेंस होना चाहिए उनके बीच में। जैसे कि एग्जांपल क्या दिया? इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के बीच में बैलेंस। आप लोगों को मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियोस में कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ कंट्रीज जो है वो वेल डेवलप है और कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडिया भी है वो इस टाइम डेवलपिंग नेशन में ही काउंट होता है, क्योंकि इंडिया में अभी सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफी अच्छे से डेवलप हो चुका है, सर्विस सेक्टर काफी अच्छे से डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी तक इंडस्ट्रीज जो है वो एक बड़े लेवल पर डेवलप नहीं हुई है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट है तो पॉवर्टी है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं। तो हर एक सेक्टर पे बराबर फोकस करना क्या है? बहुत जरूरी है, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो एग्रीकल्चर हो। एंड बिटवीन फॉर होम कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, और होम कंजप्शन और प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट्स, दोनों के लिए क्या है? बहुत जरूरी है। मतलब आप खुद भी कंज्यूम कर पाओ और इस लेवल पे प्रोडक्शन करो कि आप उसे बाहर कंट्रीज में भी भेज पाओ, ताकि वहां से ही पैसा आ जाए, वहां से भी फॉरेन करेंसी हमारे पास आए। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक आपको पता होगा कि पहले एक प्रॉब्लम होती थी इकोनॉमी के अंदर, वो थी व्हाट टू प्रोड्यूस। अब बात ये भैया व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस होता है विच टाइप ऑफ गुड्स इज टू बी प्रोड्यूस, यानी किस तरह के गुड्स हमें प्रोड्यूस करने चाहिए।
तो अब बात है कि हमें कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए। तो गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल गुड्स, दूसरा हमारा क्या होता है कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स में क्या आता है, आप तो देखते हो ना बड़ी बड़ी मशीनें, ठीक है, ये सब किसका पार्ट होता है, कैपिटल गुड्स का। यानी कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। सपोज करो मेरे को मार्कर चाहिए, तो एक तो तरीका है कि मैं मार्कर खरीद के लिए आऊँ, ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, डायरेक्ट कंजप्शन, यानी कि मेरे क्या हो गया, मैं इसका कंज्यूमर हो गया, मैं इसे डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। लेकिन एक होता है मैं मार्कर बनाने वाली मशीन ले आया ताकि मैं और भी ज़्यादा मार्कर प्रोड्यूस कर सकूं, ताकि कुछ मार्कर मैं खुद भी यूज़ कर लूं और कुछ मार्कर को मैं सेल भी कर पाऊं, तो वो क्या हो गया, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स हमेशा फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसकी, कंज्यूमर की, कंजप्शन गुड्स की, तो वो सिर्फ प्रेजेंट कंजप्शन में डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे घर में अलग चीज़ें यूज होती हैं जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते उससे कुछ भी, तो वो हो गया। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि कैपिटल गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। और एक बात और ध्यान रखना कि दोनों में कई बार जो है ना बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं कि भैया किसको कैपिटल गुड बोलते हैं, किसको कंज्यूमर गुड बोलते हैं। बहुत ईजी तरीका है, जब आप किसी गुड्स को यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए तो उसे कैपिटल गुड बोलना, वरना वो क्या रहेगा, कंज्यूमर गुड रहेगा। और सेम गुड जो है ना, ध्यान रखना, वो कैपिटल गुड भी हो सकता है और कंज्यूमर गुड भी हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक चीज़ का। सपोज करो किसी ने घर में दूध मंगवाया, ठीक है, दूध मंगवाया किसी चीज़ के लिए, पीने के लिए, तो अब वो खुद कंज्यूम कर रहा है, तो डायरेक्ट कंज्यूमर है, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स हो गए। लेकिन वही दूध एक चाय वाला मंगवा रहा है चाय बना के बेचने के लिए, तो वो उसके लिए क्या हो गया, कैपिटल गुड, एज रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है वो उसे। तो समझ जाना, ऐसे कि फॉर एग्जांपल मान लो सिलाई मशीन हमारे घर में रखी होती है, अब होता है उस सिलाई मशीन से मम्मी जो है हमारे घर के कपड़े जो है वो आराम से कभी भी स्टिच कर सकती है। लेकिन सपोज करो कि वही सिलाई मशीन कोई मम्मी यूज़ करती है, किसी घर में यूज़ होता है एक तरह से बिजनेस पर्पस के लिए, कि भाई और वही कपड़े आ जाते हैं, ठीक है, वो सिल देती हैं, तो जिनसे क्या होता है, पैसा जनरेट होता है, यानी कि वो क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब वो किसका पार्ट बनेगा, कैपिटल गुड्स का। तो अगर आप उसे डायरेक्ट अपने कंजप्शन के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप उसे क्या बोलोगे, कंज्यूमर गुड, बना, और उसे क्या बोलोगे, कैपिटल गुड। तो ये भी क्या आती है प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है, इस ग्रोथ के अंदर। तो अब आता है कि भैया कौन से गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, दोनों की ही इक्वली इंपॉर्टेंस है। अगर आप कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाओगे तो भाई आप कंज्यूम क्या करोगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ग्रोथ पे डिपेंडेंट रहोगे तो आप अभी क्या कंज्यूम करोगे, आप जिंदा ही नहीं बचोगे तब तक। तो इसलिए कंजप्शन गुड्स भी क्या है, बहुत जरूरी है, कंज्यूमर गुड्स भी बहुत जरूरी है, और कैपिटल गुड्स भी क्या है, बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बना दिए तो फ्यूचर ग्रोथ नहीं होगी, और अगर सिर्फ फ्यूचर ग्रोथ के लिए हम कैपिटल गुड्स बना रहे हैं तो हम आज क्या कंज्यूम करेंगे। तो दोनों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है, दोनों की क्या है, अपनी इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही एग्रीकल्चर की अपनी इंपॉर्टेंस है और इंडस्ट्री की अपनी इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इंडिया में क्या हो रहा है, या फिर जो भी कंट्री अंडर डेवलप्ड वो क्या कर रही है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। यानी कि एग्रीकल्चर में वो लोग लगातार इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि लगातार लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन प्रोडक्शन फिर भी नहीं बढ़ रही है। और जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, जीडीपी की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं एग्रीकल्चर से इनपुट को हटाऊं, यानी कि जब मुझे पता लग रहा है कि भाई मैंने अपने एफर्ट्स डाले, वहां से मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो मैं एक ही गलती को बार बार क्यों करूंगा, मैं वहां पे एफर्ट डालने बंद कर दूंगा, मैं किसी दूसरे काम में एफर्ट डालूंगा। यानी कि हमें कुछ अपने जो इनपुट्स हैं वो एग्रीकल्चर से हटा के कहाँ पे डाल देने चाहिए, इंडस्ट्रीज के अंदर। तो क्या हो जाए, इंडस्ट्री ग्रो करेंगी, और जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रोडक्शन राइज अपने आप ही करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री किस में हेल्प करेगा, प्रोडक्शन करने में। अब हमारे पास क्या आता है, एंड बिटवीन फॉर होम कंजप्शन एंड प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट्स। अब क्या आता है, द ट्रूथ इज दैट ऑल सेक्टर शुड बी एक्सपेंडेड। इसका मतलब क्या है कि हमें हर एक सेक्टर इक्वली एक्सपेंड करने पड़ेंगे, चाहे वो हमारा प्राइमरी हो, चाहे वो हमारा सेकेंडरी हो, चाहे वो हमारा टर्सरी हो। जब तक तीनों इक्वल तरीके से ग्रो नहीं करेंगे, कोई भी कंट्री अपने आप को डेवलप्ड इकोनॉमी में काउंट नहीं कर सकती। और इसी ये एक रीजन है कि इंडिया अभी भी किस में आता है, डेवलपिंग नेशन में आता है, ना कि डेवलप्ड कंट्रीज में आता है। अब डेवलप कंट्री में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि यूएसए, यूके, क्यों, क्योंकि इन लोगों ने अपने हर एक सेक्टर को इक्वली डेवलप कर रखा है, चाहे वो हमारा प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो हमारा सेकेंडरी हो, चाहे वो हमारा टर्सरी सेक्टर हो। इसके बाद क्या आता है हमारे पास अगला टॉपिक, बेसिस थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। अब थ्योरी क्या आती है, एक तो आता है सप्लाई साइड। सप्लाई साइड में क्या होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की, क्योंकि सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर, सेलर। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो एक सेलर की इनकम लो है, मतलब अब उसके पास जो पैसा आ रहा है वो कम आ रहा है, अगर लो इनकम होगी सेलर की, सपोज करो मैं ही किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरे पास प्रॉफिट कम आ रहा है, तो क्या मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाऊंगा बिजनेस में, कर ही नहीं पाऊंगा, क्यों, क्योंकि पैसा ही नहीं मेरे पास। तो लो इनकम का मतलब क्या है, लो सेविंग, यानी कि अगर पैसा कम आएगा मेरे पास तो बचत भी क्या होगी, कम होगी, और जब भी बचत कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि इनकम फालतू होती है तो लोग जो है कंजप्शन को कम करके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं,
जो कंजप्शन जो है ना उस रेट से नहीं बढ़ता जिस रेट से इनकम बढ़ती है। हाँ, कुछ लोगों की बात अलग है, वो बेवकूफ़ों की तरह खर्चा करते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। तो अगर इनकम बढ़ रही है तो खर्चा क्या होता है, कम हो जाता है, सेविंग बढ़ जाती है, और सेविंग बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लो इनकम है, लो इनकम है तो ये सिर्फ क्या करेंगे, अब जिनकी इनकम लो होगी या तो सारा पैसा खर्च कर देंगे या फिर बहुत कम पैसा बचा पाएंगे, और जब बहुत कम पैसा बचाएंगे इनकी लो सेविंग होगी तो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो फर्दर प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, इनकी लो प्रोडक्टिविटी, और जब लो प्रोडक्टिविटी होगी तो वापस क्या होगा, लो इनकम, और ये चेन लगातार चलती रहती है। क्योंकि जब भाई इन्वेस्टमेंट ही कम करोगे तो आप फालतू पैसा कमाओगे, इस बात की उम्मीद आप कैसे कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो जितनी इन्वेस्टमेंट उतना प्रॉफिट, अगर इन्वेस्टमेंट कम तो प्रॉफिट कम, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा। अब क्या आता है हमारे पास यहाँ पे डिमांड साइड। अब डिमांड साइड में क्या आता है, ये तो होगा हमारा क्या, सप्लाई साइड। अब डिमांड साइड में क्या, यहाँ पे सोचता है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या सोचेगा, एक तो हो गया लो इनकम। अब मान लो किसी की इनकम क्या है, लो है, अगर किसी की इनकम लो है तो उसकी परचेसिंग पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर एक सिंपल सी बात है भाई, किसी की इनकम कम है तो वो कंजप्शन भी तो कम ही करेगा, क्योंकि पैसा ही नहीं है कंज्यूम करने के लिए, और जिनके पास इनकम ज़्यादा है वो कंजप्शन भी ज़्यादा करेंगे। तो वही बात यहाँ पे है, अगर इनकम कम हो जाती है तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, और परचेसिंग पावर कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो क्या हो जाएगी, लो प्रोडक्टिविटी। लेकिन सपोज करो अगर इनकम ज़्यादा होती किसी की तो परचेसिंग पावर, यानी कि ज़्यादा पैसा खर्च करता हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता, ठीक है, ज़्यादा मतलब अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड फॉलो कर सकता था, और क्या होती, हाई इन्वेस्टमेंट, और जब हाई इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रॉफिट भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से हमारे ये दो चीज़ें काम करती हैं, सप्लाई साइड और डिमांड साइड। तो मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिया, जब लो होगा तो क्या होगा, जब हाई होगी तो क्या होगा। और कोई भी कंट्री जो निचली ग्रोथ करके बैठी है, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो, उन लोगों ने क्या किया था स्टार्टिंग में, उन लोगों ने सेविंग की हैबिट डाली थी। यानी कि उन लोगों ने अपने रिसोर्सेज को वेस्टफुल तरीके से यूज़ नहीं किया, उन्होंने रिसोर्सेज को बचाए, रिसोर्सेज को री इन्वेस्ट किया, वहाँ से प्रोडक्टिविटी क्या करी, बढ़ाई, और तब जाकर उन्होंने अपने खर्चे बढ़ाए थे बाद में। और यही जो है ना सारे अमीरों की, चाहे अमीर कंट्रीज़ की स्ट्रेटजी होती है, वो हमेशा अपना पैसा जो है इनकम का कम से कम खर्च करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स आएँ और फिर उन रिटर्न्स को खर्च करते हैं बाद में। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। तो कंसेप्ट हमारे पास क्या है, डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग बैलेंस्ड ग्रोथ। तो उम्मीद है आप लोगों को बैलेंस ग्रोथ का मतलब पता है। बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जब एक कंट्री के अंदर हर एक सेक्टर, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, वो इक्वली डेवलप करे, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड ग्रोथ बोलते हैं। कि कंट्री में हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट इक्वली हो रही है, ऐसा ना हो एक सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाए और दूसरा सेक्टर डेवलप कर ही ना पाए। तो ऐसा होने पे क्या होता है, वो कंट्री जो है फुल्ली डेवलप नहीं करवा पाती, वो अंडर डेवलपिंग नेशन में आ जाती है। और जो भी इकोनॉमी वेल डेवलप्ड हैं उनके हर एक सेक्टर क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या बताया इन सब चीज़ों के बारे में। तो रोडान हैज़ रेफर्ड 3 काइंड्स ऑफ इंडिविजिबिलिटीज़। अब वो क्या थी, 3 तरह की इंडिविजिबिलिटी, वो समझते हैं। एक तो पहला इंडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन, कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, वो सही तरीके का होना चाहिए। मतलब हर एक सेक्टर में, जैसे कि मैं बात करूं एग्रीकल्चर की चाहे इंडस्ट्री की, वहाँ पे प्रॉपर प्रोडक्शन लेवल होना चाहिए। मतलब दोनों का इक्वल लेवल होना चाहिए प्रोडक्शन का। ऐसा ना हो कि एक में तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, जैसे मान चलो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, तो उन लोगों ने एग्रीकल्चर तो प्रोडक्शन बढ़ा दी, लेकिन दिक्कत है बाकी जो कंजप्शन की चीज़ें आएंगी वो कहाँ से आएंगी फिर। उसके लिए तो हमें फिर किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हुई है, हमारे वहाँ इंडस्ट्री वाला सेक्टर जो है वो काम ही नहीं कर रहा है। तो जो बाकी चीज़ें हैं वो कहाँ से आएंगी फिर, अनाज के अलावा वो सब कहाँ से लेना पड़ेगा फिर मैं, फॉरेन कंट्री से। वो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रेड में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, दोनों का इक्वली डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है दोनों का सही तरीके का होना चाहिए कि प्रॉपर प्रोडक्शन हो दोनों ही सेक्टर में। दूसरा क्या आता है हमारे पास पॉइंट, और इन सप्लाई ऑफ सोशल ओवरहेड कॉस्ट। और जो कॉस्ट है हमारे पास यहाँ पे वो भी क्या होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए। क्या कई बार क्या होता है, ये सपोज करो अगर किसी कंट्री में एग्रीकल्चर वेल डेवलप है, जैसे इंडिया में मान लेते हैं एग्रीकल्चर वेल डेवलप है, तो यहाँ पे अनाज अच्छे लेवल पे उग गए, ठीक है। तो अब जो लोग कंजप्शन कर लेंगे अनाज का, अब उन्हें बाकी चीज़ों के लिए कहाँ पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, दूसरी कंट्री से। वो उसे इंपोर्ट करेंगे, अब वो चीज़ उन्हें महंगी मिलेगी, क्योंकि इंपोर्ट की वजह से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। हो सकता है फॉरेन कंट्री चीज़ें ज़्यादा महंगी हों एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक बिजनेसेस। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ठीक है, जो कॉस्ट है सोशल कॉस्ट वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से खामियाजा किनको भुगतना पड़ेगा, कंज्यूमर्स को। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। डिमांड जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, मतलब इन प्रॉपर तरीके से डिवाइडेड होनी चाहिए, ठीक है, किनके बीच में, अलग अलग सेक्टर के बीच में।
अब तीसरा हमारे पास फैक्टर क्या आता है यहाँ पे, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग्स। अब जो सेविंग्स है, अब मान लो कि हमने पैसा सेव कर लिया, अब पैसा सेव कर लिया, उसे इन्वेस्ट कहाँ करें? कई जने बोलेंगे कि हम सिर्फ इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे होगा क्या, उससे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप कर जाएगा, और जो बेचारा एग्रीकल्चर सेक्टर रह गया वो कहाँ जाएगा? जैसे आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम अर्बनाइजेशन या फिर ग्रोथ के इतने पागल हो चुके हैं ग्रोथ करने के लिए कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का बेड़ा गर्क हो रखा है। क्यों बेड़ा गर्क हो रखा है भाई? ज़मीनें जो है वहाँ पे तो रेसिडेंशियल कॉलोनीज बस गई हैं, अब जब ज़मीनें बचेंगी नहीं तो प्रोडक्शन क्या होगा, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या भाई? इसे देखा होगा ना आपने, आजकल क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक फूड ज्यादा मार्केट में बिक रहा है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक फूड, तो ये एक दिक्कत बन रही है। तो जो सप्लाई ऑफ सेविंग्स है, जो सेविंग्स है कंज्यूमर्स के पास या फिर पीपल्स के पास, उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हर एक सेक्टर के अंदर, ताकि हर एक सेक्टर की ग्रोथ जो है वो इक्वली हो पाए। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, तो ये हमारे 3 पॉइंट दिए किसने, रोडान ने। अब हमारे पास अगला क्या आता है, दूसरा पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ नर्क्सी थ्योरीज ऑफ बैलेंस ग्रोथ। ठीक है, एक तो इनके नाम इतने अजीब अजीब से होते हैं, पता नहीं कौन है, हमारे वहाँ के नाम देखो सोनू मोनू, ठीक है, अरे इनके नाम यहाँ पे ऐसे ऐसे नाम रख के बैठे होते हैं ये। तो ABCD 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट हमारे क्या है, एक तो आता है हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट्रिटी ऑफ डिमांड। अब ये क्या होता है कि जो डिमांड है, ठीक है, बैलेंस ग्रोथ के लिए वो प्रॉपर तरीके से, जैसे इसका वाला पॉइंट नहीं था वही सेम पॉइंट इसका भी है, जो डिमांड है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, वो भी हर एक तरह के गुड्स की, ताकि हर एक तरह की गुड्स जो है वो जनरेट की जा सके। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कैसे हो सकता है, पॉजिटिव वे में। अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि भाई अगर मान लो कि कई लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि भाई इंडस्ट्रीज डेवलप करे। जैसे कि हो क्या रहा है, अब अगर मैं इंडिया में एग्जांपल दूं, तो इंडिया में लोग जो है वो अर्बन शहरों में रहने आते हैं, है ना, अर्बन सिटीज़ में रहने आते हैं। क्यों रहने आते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, तो लोगों को जो है वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी इनकम होती है, ठीक है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम होता है। तो इस तरीके से जो है लोग जो है शिफ्ट करते हैं, कहाँ पर शिफ्ट करते हैं, रूरल से अर्बन एरिया में, ठीक है। अब जिसकी वजह से हो क्या रहा है, तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ डेवलप करेगी, ताकि जो लोग जहाँ पे हैं वहीं पे रहे और वहीं पे उन्हें काम प्रोवाइड किया जा सके, और इस तरीके से क्या होगा, इंडस्ट्री की प्रॉपर डेवलपमेंट भी होगी। पहले एक बार यहाँ तक उतार लें, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे के अगले टॉपिक्स। चलो फिर अब हम देखते हैं आगे टॉपिक। तो मैं बात कर रहा था इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट की। तो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट में क्या आता है कि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट को जो है रूरल एरियाज में इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, कंट्री में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रीज एक साथ डेवलप करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई भी थी, SEZ। अगर आप लोगों को पता हो तो SEZ का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब जो भी ऐसे एरियाज में, ठीक है, अपनी इंडस्ट्रीज लगाएगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, उल्टा उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो ऐसा क्यों किया गया था, ताकि बिजनेसेस प्रमोट हो, ऐसे बिजनेसेस जो सिर्फ अर्बन एरियाज में लगना चाहते हैं वो रूरल एरियाज में जाए, वहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करें, उसके लिए ये फैसिलिटी चलाई गई थी। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। अब एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का मतलब क्या है कि हम जो है वो फॉरेन कंट्री से भी हेल्प ले सकते हैं। एक मिनट, चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ में हमारे पास क्या आया यहाँ पे, कि जो बाहर की इकोनॉमीज़ हैं, जो वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, हम उनकी भी हेल्प ले सकते हैं अपने आप को बैलेंस्ड ग्रोथ करवाने में। जैसे कि आपने ट्रेड ओपन कर लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आनी शुरू हो गई। अगर सपोज करो हमने ओपन कर दिया अपना मार्केट, ठीक है, जैसे इंडिया ने ओपन कर दिया कि भाई मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया था, जिसके तहत कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो हमारी कंट्रीज़ में आके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं, ताकि हमारे वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो जाए और उनको क्या मिल जाए, चीप रेट में लेबर वगैरह मिल जाए, ठीक है, और रिसोर्सेज मिल जाए चीप रेट में, तो प्रोडक्शन जो है चीप रेट में हो जाएगी। दूसरा, हमारी कंट्री को 2 बेनिफिट मिलेंगे, एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, जो हमारे लोग हैं वहाँ पे क्या होगा, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, उनके लिए उनको काम मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। और क्या बेनिफिट हो सकता है हमारे यहाँ पे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, और कोई पॉइंट, हाँ, इंडस्ट्रीज डेवलप करनी शुरू कर देंगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसके बीच में, इंडस्ट्रीज के बीच में और एग्रीकल्चर के बीच में। यानी कि एग्रीकल्चर तो वेल डेवलप है, पर इंडस्ट्रीज जो है वो भी डेवलप होना बहुत बड़े लेवल पे बाकी है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एक्सेलरेटेड रेट ऑफ ग्रोथ। अब इस तरीके से क्या होगा, जो ग्रोथ का रेट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि ग्रोथ होगी बड़े लेवल पे।
तो ये भी एक और पॉइंट है कि जो ग्रोथ का रेट है इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस ग्रोथ कर सकते हैं एक कंट्री के अंदर। अब आते हैं हमारा तीसरा पॉइंट जिसकी हमने बात की भी थी प्रीवियस वीडियो में, लेविस थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ। तो लेविस की थ्योरी अलग थी और इसकी डेफिनेशन अलग थी बैलेंस ग्रोथ के बारे में। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी बैलेंस ग्रोथ की वो लेविस ने दी थी। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसने दो वो दिए अपनी थ्योरी में, दो पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट क्या दिया, इन द अब्सेंस ऑफ बैलेंस ग्रोथ, अगर बैलेंस ग्रोथ नहीं है किसी भी कंट्री के अंदर, प्राइस इन वन सेक्टर बी मोर देन द प्राइस इन अदर्स, तो एक सेक्टर में चीज़ें महंगी हो जाएंगी, एक सेक्टर में चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ऐसा क्यों होगा, थोड़ा लॉजिक से समझते हैं। अब देखो क्या हुआ, सपोज करो एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो चुका है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो चुका है तो क्या है कि अनाज जो है वो प्रॉपर तरीके से उगाया जा रहा है कंट्री के अंदर, और जब अनाज उग रहा है अच्छे तरीके से तो सिंपल सी बात है तो उसकी सप्लाई में कोई भी कमी नहीं आएगी। जब सप्लाई में कमी नहीं आएगी तो जो भी लोग डिमांड करेंगे डिमांड फुलफिल हो जाएगी, यानी कि प्राइस जो है वो कम रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रीज़ की, अगर सपोज करो डोमेस्टिक बिजनेसेस डेवलप नहीं है एक कंट्री के अंदर, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है, तो होगा क्या कि जो भी लोग इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड करेंगे, अब उतनी सप्लाई तो है नहीं क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं ही कम, तो डिमांड भी क्या होगी, डिमांड तो वही रहेगी, लेकिन सप्लाई ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसका इंपैक्ट किस पे आएगा कि एक गुड्स के प्राइस तो बढ़ गए और दूसरे टाइप के गुड्स के प्राइस क्या हो गए, कम हो गए। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो अगर अब्सेंस है किस चीज़ का, बैलेंस ग्रोथ का, एक कंट्री में बैलेंस ग्रोथ अगर नहीं है तो प्राइस इन वन सेक्टर बी मोर देन प्राइस इन अदर्स, तो दूसरे सेक्टरों से एक सेक्टर का प्राइस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और उसका मैंने आपको रीजन अभी समझा दिया है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज देन सेवरल बोटलनेक्स अपीयर इन डिफरेंट सेक्टर। जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है तो यूं थोड़ी ना कि एक बार में ग्रोथ होती है, ना ही तो इंडिविजुअल लेवल पे एक बार में ग्रोथ होती, ना ही कंट्री लेवल पे, बहुत सारी बोटलनेक्स, बोटलनेक मतलब क्या है कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अलग अलग दिक्कतें सामने आती हैं जब हम ग्रोथ करने की बात करते हैं। तो उन ग्रोथ को सोल्व करने के लिए बैलेंस ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर एक कंट्री को ग्रो करना है तो उसे किसी भी हाल में बैलेंस ग्रोथ तो करना ही पड़ेगा, जब तक वो बैलेंस ग्रोथ करेगी नहीं इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती। और उसमें क्या आएंगे, बहुत सारे बोटलनेक्स, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, उनको भी सोल्व करना पड़ेगा अलग अलग पॉलिसीज़ की हेल्प से। इसके बाद क्या था अगला पॉइंट, बैलेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर। अब किन किन सेक्टरों के बीच में बैलेंस बनाना काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या आता है, बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होगी तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, फर्दर ग्रोथ हम कर सकते हैं। और जब एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगी इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारी हेल्थ है वो बेटर है, हमारे पास प्रेजेंट कंजप्शन के लिए चीज़ें हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल भी बढ़िया होना चाहिए और फिजिकल कैपिटल भी क्या होना चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब इंडिया में क्या है, इंडिया में ह्यूमन कैपिटल तो बहुत ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, कमी थोड़ा पॉपुलेशन की, लेकिन फिजिकल कैपिटल यानी कि पैसा उतना ही कम है, पैसा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, एसेट्स उतनी ही क्या है, कम है, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। अब जब फिजिकल एसेट में कमी आएगी, फिजिकल कैपिटल में कमी आएगी तो होगा क्या, ह्यूमंस को जॉब कैसे मिलेगी, वो कैसे सर्वाइव करेंगे बिना फिजिकल रिसोर्सेज के, तो ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ह्यूमन और फिजिकल कैपिटल दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर सपोज करो ह्यूमंस बहुत ज़्यादा हो गए, तो अगर ह्यूमन बहुत ज़्यादा हो गए तो हुआ क्या, अब सबको जॉब प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अब जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाए तो वो सब क्या करेंगे, गरीबी में जिएंगे, पॉवर्टी रहेगी कंट्री के अंदर। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं, डेवलप नहीं कर पाते। तो इसलिए दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं सपोज करो यूएसए का। अब यूएसए में क्या है, पॉपुलेशन इतनी कम है, ठीक है, और पैसा इतना फालतू है, रिसोर्सेज इतने फालतू हैं, जिसकी वजह से क्या है वो लोग वेल डेवलप हैं। अब बात करोगे चाइना का एग्जांपल, चाइना में भी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है भाई, चाइना में इंडस्ट्रीज ही बहुत ज़्यादा है। कभी देखना इंडिया में कितनी इंडस्ट्रीज है एज कम्पेयर टू चाइना, चाइना बहुत आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमसे, ठीक है। तो चाइना में इंडस्ट्रीज क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से उसके पास जो फिजिकल कैपिटल है वो भी क्या है, ठीक ठाक है, मतलब दोनों का रेशो सही चल रहा है। इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि फिजिकल कैपिटल भी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमन कैपिटल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे वहाँ क्या है, हमारे वहाँ फिजिकल कैपिटल है नहीं, ह्यूमन कैपिटल बिल्कुल टॉप पे है। मतलब वही बात है ना भाई कि खुद के सोने के लिए जगह नहीं है, पर चुन्नू मुन्नू घूम रहे हैं फैमिली में 4-5, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और जिनके पास थोड़ी समझदारी है, ठीक है, तो वो सिस्टम चलाते हैं हम दो हमारे दो टाइप के। लेकिन बाकी जो लोग हैं, ठीक है, मतलब उनके पास प्रॉपर, मैं कई बार देख के सोचता हूँ प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है आपके पास जब, तो क्या जरूरत है फैमिली को आगे बढ़ाने की। अब मान लो कि आप उन्हें क्या ज़िंदगी दे रहे हो, ना आप उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ा पाओगे, ना अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाओगे, तो क्या फ़ायदा। इससे बढ़िया भाई कुछ लोगों को मत आने दो इस दुनिया में, खामा खा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है,
इंडिया जो है वो और तेजी से डेवलप नहीं कर पा रहा। तो तीसरा पॉइंट क्या है, तो ये वही सिस्टम चल रहा है भाई आजकल, पता नहीं क्या अजीब सा सिस्टम चल रहा है कि जिन लोगों के पास पैसा है, प्रॉपर रिसोर्सेज है कि हाँ भाई फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं, वो बेचारे शादी भी नहीं कर रहे, बच्चे भी नहीं हो रहे, ठीक है, और जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उनके घर में 4-5 ऐसे बच्चे घूम रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, तो बैलेंस बिटवीन, वैसे वो अलग बात है कि अब कंट्री में समझदार लोग हो रहे हैं, पहले वाला जमाना बदल रहा है अब धीरे धीरे कि फैमिली प्लानिंग अब सबको आती है, पहले टाइम में फैमिली प्लानिंग नाम कोई चीज़ होती ही नहीं थी, ठीक है, सब कहते हैं भगवान की देन है ये तो अपने आप ही पल जाएंगे, ठीक है, जानवर थोड़ी ना भाई। बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड, अब बैलेंस किसके बीच में होना चाहिए, डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड के बीच में, यानी कि फॉरेन ट्रेड भी हो अच्छे तरीके से, डोमेस्टिक ट्रेड भी हो वो भी अच्छे तरीके से। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिंग है उसका बैलेंस होना क्या है, बहुत जरूरी है अगर हमें डेवलप करना है। तो मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। अगर मान लो हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, यानी चीज़ों को बाहर कंट्री में कम बेच रहे हैं, तो इससे होगा क्या, फॉरेन जो करेंसी है कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। इसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है ट्रेडिंग के वक्त। तो इसका ध्यान रखना कि जो बैलेंस है वो क्या होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड के बीच में। इसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बैलेंस ग्रोथ, गवर्नमेंट का अपना एक रोल होना चाहिए बैलेंस ग्रोथ के लिए कि गवर्नमेंट जो है वो हर एक सेक्टर पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दे रही है। ऐसा ना हो कि किसी एक सेक्टर को अच्छे तरीके से डेवलप करने की कोशिश कर रही है पर दूसरे सेक्टर पे गवर्नमेंट का ध्यान जा ही नहीं रहा। अब सपोज करो जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में, हाँ तभी आया था फर्स्ट 1951 में, तब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पर ज़्यादा जोर दिया, ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह चलाई, लेकिन भाई इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो तो हो ही नहीं रही। आज भी देखो, आज भी लोगों को जब किसी बेटर जगह काम करना होता है तो लोग शहरों की तरफ भागते हैं, अर्बन एरियाज़ की तरफ। तो जो इतने गांव वगैरह हैं वहाँ भी तो डेवलप करो इंडस्ट्रीज़, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, दूसरी बात लोगों को अपना गांव अपना शहर छोड़ना नहीं पड़ेगा दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए, वो वहीं पर काम मिल जाएगा उन्हें अच्छे तरीके से। और कौन छोड़ना चाहता है, अगर सबको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले अब जहाँ पे वो रहे हैं बचपन से उसी जगह पे, तो वो कोई नहीं जाएगा किसी कहीं और। तो सबके सब सिर्फ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर रिसोर्सेज के लिए अपनी जगह छोड़ते हैं, वरना किसी को पसंद नहीं होता जहाँ पे वो बचपन से रहे हैं उस जगह को छोड़ें। तो ये कुछ रीजंस हैं। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का हमारा कंसेप्ट है वो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वो भी किसका, बैलेंस्ड ग्रोथ के बारे में। अब जिनको यही नहीं पता बैलेंस ग्रोथ क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी इकोनॉमी में हर एक सेक्टर की डेवलपमेंट इक्वल रेट से हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड ग्रोथ। तो चाहे वो हमारा प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो हमारा टर्शरी सेक्टर हो, उन सबकी ग्रोथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तब उनसे क्या बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड ग्रोथ कर रही है। अब बात आती है कि इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं और इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। एक तो पहली बात क्या आता है एडवांटेज में, लार्ज साइज ऑफ मार्केट। एक सिंपल सी बात है, जब किसी कंट्री में हर एक सेक्टर इक्वल परफॉर्म करेगा तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट ज़्यादा जनरेट होगा, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बड़े लेवल पे है, ठीक है, और जो हमारा एग्रीकल्चर है वो भी अच्छे लेवल पे है, और जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो भी अच्छे लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि तीनों सेक्टर से गुड्स और सर्विसेज जनरेट हो रहे हैं अच्छे तरीके से, तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मार्केट का जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आपसे कितनी डेवलप्ड इकोनॉमी का नाम ले लो, चाहे वो यूएसए हो, चाइना हो, यूके हो, वो सब एक हाई लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जो मार्केट है वो कैसी है, लार्ज साइज की, तो लार्ज साइज ऑफ मार्केट। तो ये हमारा आता है पहला एडवांटेज। दूसरा हमारे पास क्या आता है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अब भाई जब लार्ज लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट करेंगे तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी क्या करेंगे, हमारे साथ में आ जाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं उनके साथ, मतलब जो भी इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं हम उनके साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, अपनी गुड्स और अपनी सर्विसेज उन्हें भी सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि हुआ भी था लिबरलाइजेशन में या फिर ग्लोबलाइजेशन में, यही सारी चीज़ें डेवलप की गई थी। इसके बाद हमारे पास था तीसरा एडवांटेज, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इकोनॉमीज। इस बात का मतलब क्या होता है, देखो एक तो होता है हॉरिजॉन्टल इकोनॉमीज और एक होता है हमारा वर्टिकल इकोनॉमीज। अब बात है कि भाई इनका मतलब क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल इकोनॉमीज का मतलब ये है कि जब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके सारे सेलर्स मिलके, ठीक है, काम करना शुरू कर दें, मतलब एक सेक्टर के सारे सेलर्स मिलके काम करना शुरू कर दें और आउटपुट जनरेट करना शुरू कर दें, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इकोनॉमीज। मतलब एक साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट जनरेशन चल रहा है।
तो एक ये भी बात कह सकते हैं यहाँ पे कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमीज की बात होती है तब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इकोनॉमीज की। अब जो हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, वो क्या है, बेटर डिवीजन ऑफ लेबर। अब बेटर डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि याद है मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले एक पॉइंट बताया था कि अगर स्ट्रक्चरल चेंज किया जाना चाहिए इकोनॉमिक में तभी हमारा क्या आएगा, डेवलपमेंट आएगा किसी भी इकोनॉमी के अंदर। जैसे कि पुराने ज़माने में जितनी भी कंट्रीज थी जो अंडर डेवलपिंग है या फिर जो आज भी अंडर डेवलप्ड हैं, वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो है सारा फोकस किस पे होता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। तो अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर से लेबर को निकाला जाए और उसे कहाँ डाल दें हम लोग, इंडस्ट्रीज़ में, तो इससे होगा क्या, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, यानी जो काम है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जब काम डिवाइड हो जाएगा तो आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा जनरेट होगा। तो बेटर डिवीजन ऑफ लेबर, तो इस तरीके से क्या होगा, आउटपुट भी ज़्यादा जनरेट होगा और किसी एक सेक्टर पे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर पे डिपेंडेंट है, तो होगा क्या, अगर वो सेक्टर चल गया तो बहुत बढ़िया। सपोज करो जो सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत बुरी तरीके से देखना पड़ता है उस कंट्री को। लेकिन सपोज करो जिनके तीनों जो सेक्टर हैं वो वेल डेवलप्ड हैं, तो अगर सपोज करो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी तरह की कोई दिक्कत आ भी गई तो क्या होगा, इंडस्ट्री संभाल लेगी उस चीज़ को, सर्विस सेक्टर संभाल लेगा उस चीज़ को। अब हमारे पास क्या आता है, फिफ्थ पॉइंट, बेटर यूज ऑफ कैपिटल कह सकते हो या फिर बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज के बेटर यूज होंगे क्योंकि हम लोगों ने हर तरीके के रिसोर्सेज यूज़ कर लिए। हम लोगों ने एग्रीकल्चर यूज़ कर लिया, हमने इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर ली, हमने सर्विस सेक्टर यूज़ कर लिया, और जब हर एक सेक्टर यूज़ हम कर रहे हैं एफिशिएंटली, तो इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ किसी एक सेक्टर पर डिपेंडेंट होते हैं वो करते क्या है कि सारे के सारे इनपुट उसी सेक्टर में डाल देंगे। अब इससे क्या हो गया, अगर उस सेक्टर ने बेटर परफॉर्म किया तो बहुत बढ़िया, और बेटर परफॉर्म नहीं किया तो सारा पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल। फिर हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, 6 पॉइंट, रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का जो दर है ना वो बढ़ जाता है। और कैसे, अरे जब हर एक सेक्टर डेवलप करेगा तो हर तरफ से पैसा आएगा ना मेरे भाई, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से अलग पैसा आएगा, सेकेंडरी से अलग आएगा, टर्सरी से अलग आएगा, तो पैसा ही पैसा होगा, और जब पैसा ही पैसा होगा तो इकोनॉमी डेवलप नहीं करेगी क्या, बिल्कुल करेगी। तो वही सेम बात यहाँ पे है, रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट। फिर क्या आता है 7 पॉइंट में, इंकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अब क्या होगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगी तो भाई सारे काम गवर्नमेंट खुद तो संभाल नहीं सकती, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था अगर गवर्नमेंट इन्वेंशन करती है हर एक चीज़ में तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बिजनेसेस को ज़्यादा बेटर तरीके से संभाल सकती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसलिए जो प्राइवेटाइजेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीजमेंट ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, तो प्राइवेट सेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा इंडस्ट्रीज के डेवलप होने की वजह से। फिर क्या आता है हमारे यहाँ पे, ब्रेकिंग ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अब जब डेवलपमेंट होगी, अब तो हर सेक्टर डेवलप कर रहा है तो डेवलपमेंट हो रही है तो पैसा आ रहा है, और पैसा आएगा तो क्या होगा, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। आपने कभी देखा है कि भाई जो रिच कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोग गरीब भी हैं या फिर उनको बेसिक नीड्स की दिक्कत आ रही है। अब इंडिया में देखो, इंडिया में गरीब किसको मानते हैं हम लोग, जिसके पास अपने बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए भी रिसोर्सेज नहीं है, जैसे कि रोटी नहीं, खाना नहीं खा पा रहा, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, घर नहीं है उसके पास, तब उसे क्या बोलते हैं कि वो गरीब है। आपको पता है अमेरिका में गरीब किसको काउंट करते हैं, जिसके पास गाड़ी नहीं है, और इंडिया में वो अपर मिडिल क्लास में आता है जिसके पास खुद की गाड़ी होती है। मतलब वो एक तरह से लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रहा है इंडिया के अंदर। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, तो ये फर्क होता है एक डेवलप्ड कंट्री में और एक अंडर डेवलपिंग नेशन में। फिर हमारे पास क्या आता है, इनकरेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। अब एक तरह से क्या होगा, जो है जब हम डेवलपमेंट करेंगे हर तरीके से तो कहीं ना कहीं हमारा जो है इंटरनेशनली ब्रांड क्रिएट होगा। अब जैसे कि अब देखो, अब इंडिया जो है, इंडिया का नाम सब लेते हैं, क्यों, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अब बेस्ट इकोनॉमीज में से एक है दुनिया की, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रोथ आई है, खासकर कोविड के बाद। जब कोविड के बाद पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम खराब हो गया था, इंडिया फिर भी टिका रहा, और यही नहीं, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आई। अब चाहे स्टॉक मार्केट का ग्रोथ देख लो, जब कोविड में फॉल आया था स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके बाद जो ग्रोथ हुई है वो क्या है, एक हायर ग्रोथ रेट से ग्रोथ हुई है, मतलब काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर गई मार्केट। तो इस तरीके से जो है इकोनॉमी जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर गई, यानी कि काफ़ी जल्दी कवर कर लिया उसने कोविड के लॉसेस को। तो इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन बन रही है हमारी। जैसे कि पहले कभी अब यूएसए की भी थी कि भाई गूगल कंपनी उसकी है, एप्पल उसकी है, टेस्ला उसकी है, ऐसे ही कल को हमारी कंट्रीज़ के भी क्या होंगे, कंपनियों के नाम लिए जाएंगे, जिनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जो भी गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में बाई किए जाएंगे।
अब क्या आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सोशल ओवरहेड कॉस्ट। अब सोशल ओवरहेड कॉस्ट भी इंक्रीज करती है। अब एक सिंपल सी बात है, जब डेवलपमेंट होगा तो ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा ना। सपोज करो अगर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो भाई इंडस्ट्री में क्या बनेंगे, कोमोडिटीज, गुड्स। अब उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना है, चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे कि भाई जो एयरपोर्ट्स बनेंगे, ठीक है, आप लोगों के जो रोड वगैरह हैं, हाईवे वगैरह हैं, ये काफ़ी बेटर किए जाएंगे ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ईजी हो जाए और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी क्या है, कम से कम आए। जो हमारे ये पोर्ट्स वगैरह होते हैं इनको बेहतरीन किया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा ताकि इजीली जो है सारी कमोडिटीज़ और गुड्स हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाए। यानी कि ट्रेडिंग को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट जो आएगी उसको डेवलप करेंगे ताकि प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले बिजनेस को, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। कि कल को ये ना बोले कि फॉरेन कंट्री हमारे वहाँ इन्वेस्टमेंट करने आई थी, वो ये बोले कि भाई यहाँ तो ये प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पे ये रिसोर्सेज नहीं है, हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे इजीली। तो हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से की जाएगी। तो ये हमारे क्या है 10 एडवांटेज वो भी किसके, बैलेंस्ड ग्रोथ के। अब समझते हैं, अब 10 एडवांटेज हैं तो भाई 10 डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ तो इसके मार्क्स जो है वो काफ़ी हाई मिलेंगे आप लोगों को। तो मैंने हर एक पॉइंट अब एक्सप्लेन किया है, आप अगर चाहो तो इसे फर्दर भी एक्सप्लेन कर सकते हो और ज़्यादा अपनी भाषा से मैंने समझाया आप लोगों को। अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ, और इसका मतलब ये भी है कि डिसएडवांटेज है ये बैलेंस्ड ग्रोथ का। पहला क्या आता है, अनरियलिस्टिक और इग्नोर्स स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। भाई हम क्या सोचते हैं कि हम जो है हर एक सेक्टर डेवलप कर लेंगे, लेकिन भाई हर सेक्टर को डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज भी तो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए ना। अगर हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है तो क्या होगा, हम कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर को डेवलप कर लेंगे और कुछ सेक्टर डेवलप हमारे पूरे तरीके से नहीं हो पाएंगे। जैसे कि इंडिया में भी देखा जा रहा है। अब इंडिया में क्या है, सर्विस सेक्टर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में भी ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है वो क्या है, अभी कम है। मतलब अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाना बाकी है इंडिया के अंदर बड़े लेवल पे। तो ये क्या हो गया, अनरियलिस्टिक और इग्नोर्स स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। कि हम बोल देते हैं बैलेंस डेवलपमेंट, बैलेंस्ड ग्रोथ, लेकिन भाई होगी कब, जब रिसोर्सेज एक अच्छे अमाउंट हमारे पास होंगे। लेकिन रिसोर्सेज कैसे होते हैं, स्कैर्स, प्रॉपर रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होते। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, इग्नोर्स द नीड ऑफ प्लानिंग। ये लोग प्लानिंग देखते ही नहीं है। अब प्लानिंग नहीं देखने का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई इग्नोर्स द नीड ऑफ प्लानिंग, कि कई बार हम प्लानिंग नहीं करते, डायरेक्टली क्या सोचते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हर सेक्टर को इक्वली डेवलप करेंगे और बिना प्लानिंग के हम यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें करनी होती है तो पहले हम प्लान करते हैं, क्योंकि बिना प्लान के कोई भी काम जो हम करेंगे वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही खराब हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। अब यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक बेनिफिट, यहाँ पे फायदे में क्या लिखा हुआ था, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, मतलब जो बाकी कंट्रीज हमें सपोर्ट करेंगी। लेकिन सपोज करो हम जो है बैलेंस ग्रोथ कर रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रहे हैं अपने आप को, तो कई बार जो है हमारे कुछ नेशंस जो है वो हमारे दुश्मन भी बन जाते हैं। इसी को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। या फिर कई बार ये भी होता है कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा बाकी इकोनॉमी सिस्टम से, तो वो भी हमारे लिए क्या दिक्कत बन जाता है, तो जिसकी वजह से हम इक्वल डेवलपमेंट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, अब मान लो कोई कंट्री ऐसी है जो अभी डेवलपिंग नेशन है, लेकिन उसके सपोर्ट में बहुत सारी डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो वो उसकी हेल्प करेंगे उसे डेवलप करने में। लेकिन अगर मान लो कोई दूसरी कंट्री है, वो भी यहाँ पे क्या है, डेवलपिंग नेशन है, पर उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं है, कोई भी दूसरी इकोनॉमी है ही नहीं, तो क्या वो बहुत जल्दी ग्रो कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट उसे कहीं से भी नहीं मिल रहा। तो ये भी एक फ़र्क होता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच। इसका मतलब हमें बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है डेवलपमेंट को, कि ये भूल जाओ पहले क्या हुआ था नहीं हुआ था, बिल्कुल जीरो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट, और तब जाके वहाँ पे क्या करते हैं, डेवलप करना शुरू करते हैं। और जब भी हम किसी काम को जीरो स्टार्ट करेंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा डेवलप करने में, तो वो भी क्या है कि इसकी डिसएडवांटेज है। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, नॉट अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये कोई डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी सिर्फ किस चीज़ की है कि भाई आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज रखो हर एक सेक्टर के अंदर, और हर एक सेक्टर में काम करने की कोशिश करो ताकि जो है डेवलपमेंट जो है वो इजीली हो पाए। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, 6 पॉइंट, सेम पॉलिसी फॉर डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज। और ये दोनों के लिए सेम पॉलिसी है, मतलब जो डेवलपिंग नेशन है उसके लिए भी सेम पॉलिसी कि भाई तीनों सेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उसको भी तीनों सेक्टरों पे ध्यान देना पड़ता है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि अगर वो मान लो तीनों सेक्टर पे ध्यान नहीं देगा तो अभी तो वो डेवलप्ड है, लेकिन वो बाद में डेवलप नहीं रह पाएगा, मतलब सस्टेन नहीं कर पाएगा उस डेवलपमेंट को। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं वो भी किस में आ जाएगा, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में। तो चाहे वो हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो, दोनों को ही यहाँ पे इस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है।
तो सेम पॉलिसी जो है फॉलो होती है दोनों कंट्रीज़ में। इसके बाद जो हमारा 7 पॉइंट क्या आता है, नोट सपोर्टेड बाय हिस्ट्री। हिस्ट्री से कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये सेक्टर जो है वो डेवलप ही अभी किए गए थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले यूके में आई थी, अंग्रेज लेके आए थे, उन्होंने ट्रेडिंग सिस्टम बनाने शुरू किए थे। मतलब कहीं ना कहीं जाके 16वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, 16th सेंचुरी में यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। उससे पहले इंडस्ट्रीज का नाम भी नहीं सुना था किसी ने, सबको सिर्फ क्या लगता था कि एग्रीकल्चर है जो है, खाना पीना, ठीक है, ये मशीनें वगैरह होती नहीं थी, ये लग्जरी गुड्स होते नहीं थे, ठीक है। तो मेन चीज़ें क्या होती थी, सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती थी। और दिक्कत यही थी कि इन सारी चीज़ों को यूरोपियन कंट्रीज़ ने पहले समझ लिया, तो उन लोगों ने इंडस्ट्रीज स्टार्टिंग से डेवलप करनी शुरू कर दी, इसलिए वो किस में आ गई, वेल डेवलप्ड इकोनॉमी में। और जो इंडिया जैसी कंट्री है, फिर बाकी कंट्रीज़ हैं जो अभी भी अनडेवलप्ड हैं, इन लोगों ने इन रिसोर्सेज को बाद में यूज़ करना शुरू किया कि हम जो है अपने लोगों को, अपने इनपुट्स को और भी सेक्टर में डाल सकते हैं ताकि वहाँ से ग्रोथ कर सकते हैं। फिर क्या था हमारे पास 8th पॉइंट, स्कैर्सिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है कि भाई ऐसे इनपुट्स जिनको हम यूज, जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, एक तो बोलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सुने होंगे आपने, और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार हमारे क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अगर मुझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो मुझे इन चारों चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले जो हम पे करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेंट, ध्यान रखना। लेबर के बदले हम क्या देते हैं, वेजेस या फिर सैलरीज। कैपिटल के बदले में क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जिसने माइंड लगाया है बिजनेस चलाने के लिए, वो क्या लेके आता है, प्रॉफिट। तो ये हमारे क्या होते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन। और जब इनकी कमी होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हम जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप ही नहीं करवा पाएंगे, बिजनेस डेवलप ही नहीं होंगे। तो एक इनकी स्कैर्सिटी की वजह से भी हम जो है वो बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अब क्या आता है हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है इकोनॉमी की। अब महंगाई लगातार चीज़ें जो है लगातार महंगी हो रही है, रिसोर्सेज जो हैं, जो यहाँ पे हमने बात करी फैक्टर प्रोडक्शन की, वो लगातार महंगे हो रहे हैं। जब महंगे हो रहे हैं तो उनकी अफोर्डेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। जब वो चीज़ें अफोर्डेबल नहीं रहेंगी तो कोई उसे बाय नहीं करवा पाएगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन जो है वो कम होगा या फिर रुक जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है हमारा यहाँ पे किसका, अनबैलेंस्ड ग्रोथ का या फिर बैलेंस ग्रोथ का लिमिटेशन है एक। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे कि अगर चीज़ें इतनी सस्ती होती, अगर जो हमारे रिसोर्सेज हैं जैसे कि ये हो गए फैक्टर प्रोडक्शन, वो इतने सस्ते होते, ठीक है, तो हम इजीली यहाँ पे क्या कर पाते, हर एक चीज़ को प्रोड्यूस करवा पाते और प्रॉफिट जनरेट कर लेते। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, कॉन्ट्रेरी टू द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। हम लोग कंपैरेटिव कॉस्ट में नहीं देखते। जैसे मान लो कि 3 सेक्टर हैं, अब एग्रीकल्चर करना फिर भी इजी है, इंडस्ट्री डेवलप करने में बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत भी लगती है और बहुत फालतू कॉस्ट भी लगती है। तो हमें कॉस्ट भी समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट है सेक्टर्स के बीच में वो कितना कितना आ रहा है, मतलब किस सेक्टर में कितना पैसा लगाना पड़ेगा डेवलप करने के लिए। तो वो भी चीज़ क्या है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा भी क्या है कि इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो अगर जहाँ पे कम पैसे में डेवलपमेंट हो रही है तो क्यों ना हम कम पैसा लगा के डेवलप करें, ठीक है। अब है ही किसी कंट्री के पास कम पैसा तो कहाँ से घुस सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज हमारा क्या है, थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो बात आती है थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ होता क्या है। तो मैंने बताया था कि बैलेंस ग्रोथ में क्या होता है कि कंट्री में जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर हो, अगर वो इक्वली डेवलप है तो हम क्या बोलते हैं कि कंट्री क्या है, बैलेंस्ड ग्रोथ कर रही है, यानी कि वो इक्वली डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो किसी एक सेक्टर को तो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर पाती है, लेकिन बाकी सेक्टर्स को इग्नोर कर देती है, फिर डेवलप नहीं करवा पाती। उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। और आज हम उसी की थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद आपको अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब तो समझ में आ गया होगा। ये मैंने शायद आपको पहली वीडियो में बताया था। अब दिस इज अ सिचुएशन इन विच द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द गिवन इकोनॉमी आर नॉट ग्रोइंग एट रेट ऑफ सिमिलर टू वन अनदर। मतलब जब अलग अलग सेक्टर एक सेम रेट से ग्रो ना करे, सिमिलर रेट से ग्रो ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। जैसे सपोज करो मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में क्या है, प्राइमरी सेक्टर वेल डेवलप्ड है, ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, टर्शरी सेक्टर से तरीके से काम कर रहा है, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, बहुत ज्यादा कम है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो वेल डेवलप्ड अभी नहीं है, जिसकी वजह से ही क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रखी है। इसके बाद क्या आता है, स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विल बी ग्रोइंग एट द रैपिड रेट। और जो बाकी सेक्टर हैं, मतलब कुछ सेक्टर को छोड़ के, जैसे स्पेसिफिक सेक्टर जो है वो तो ग्रो कर रहा है काफी तेजी से, रैपिड रेट से, व्हाइल अदर सेक्टर्स आर
आइदर स्टैग्नेंट और एक्सपीरियंसिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ ग्रोथ। लेकिन जो बाकी सेक्टर है उनमें ग्रोथ क्या हो रही है, कम हो रही है। अब जैसे कि आप देखो जितने भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, या फिर जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ इंडिया का ही, या फिर आसपास की कंट्री देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, ये सारी कंट्रीज कैसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी पहले। तो इन लोगों ने ना तो कभी कृषि सेक्टर पे फोकस किया, ना ही कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, जिसकी वजह से क्या है, ये अभी भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज ही है और धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रही है बाकी कंट्रीज के साथ। और जो यूरोपियन कंट्रीज है, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो, वेस्टर्न कंट्रीज में, वो इतने वेल डेवलप क्यों है? क्योंकि उनका एक मेन रीजन है, उन्होंने फोकस किया था बहुत पहले से ही इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो उन लोगों ने अपने आप को क्या बना रखा है, प्रोडक्शन हब, जिसकी वजह से आज वो इक्वली डेवलप्ड है हर एक सेक्टर के अंदर। अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी शुड गेट अ प्रायोरिटी ऑफ मैटर्स इन्वेस्टमेंट। हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? अगर हमें सेक्टर जो है अपने पूरे तरीके से डेवलप करने हैं तो ऐसे कौन कौन सी बातें जिनका हमें ध्यान रखना है? पहली बात तो जो सेक्टर ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है, अब उस पे से फोकस हटा के उस पे और इनपुट ना डाल के हमें किस पे इनपुट डालना चाहिए, ऐसे सेक्टर में, ठीक है, जो वेल डेवलप्ड नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस करना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जितना प्रोवाइड कर सकता है उतना प्रोवाइड कर रहा है। खुद की कंजप्शन के लिए भी, मतलब कंट्री के लोग तो कंजप्शन कर ही पा रहे हैं, हम उसे बाहर एक्सपोर्ट भी करवा पा रहे हैं, तो उसकी हमें जरूरत है नहीं। और हमें जरूरत क्या है कि डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो जितने ज्यादा डेवलप हो सकते हैं हमें करने चाहिए, ताकि जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उन्हें भी क्या मिले, रोजगार मिले। और वो कैसे पॉसिबल होगा? जब ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, इंडस्ट्रीज डेवलप की जाएंगी। वही चीज यहाँ पे है, जैसे कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज, हमें बाकी इकोनॉमीज को देखते हुए अपने काम को स्टार्ट करना चाहिए कि जो जो पॉलिसीज बाहर कंट्रीज में लॉन्च हुई है वो अप्लाई करके देखना चाहिए कि उनके हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा सोशल, दूसरा पॉइंट है सोशल ओवरहेड कैपिटल। अब ये क्या होता है, कई बार जब हम ना बिजनेस को डेवलप करने के लिए बाकी कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जैसे कि रोड्स वगैरह। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बेहतर कब होगी, जब रोड्स वगैरह क्या होंगे, बेहतर होंगे। यानी कि रोड हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, एक और भी बहुत सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं, उसको हम किसमें बोलते हैं यहाँ पे, सोशल ओवरहेड कैपिटल। इसको हम देखेंगे अभी भी पाथ ऑफ डेवलपमेंट में, तो हमें वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीपीए, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। यानी कि दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक तो होती है सोशल ओवरहेड कैपिटल, यानी कि सोसाइटी पैसा खर्च करना। दूसरा हमारा किस पे होता है कि डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यानी कि आपने सपोज करो कोई इंडस्ट्री लगा दी, कोई कंपनी लगा दी, कोई नया इक्विपमेंट लॉन्च कर दिया, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्टिव ग्रोथ। यानी कि पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है जहां से डायरेक्ट पैसा आएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से सिर्फ फैसिलिटीज मिलती हैं, पैसा नहीं आता है, ठीक है, लेकिन बाकी जगह से क्या आता है, पैसा भी जनरेट किया जाता है। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पे, अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी थ्रू एसओसी। पर जो अनबैलेंसिंग है इकोनॉमी के अंदर, कि भाई कोई एक सेक्टर फालतू डेवलप हो रखा है, कोई नहीं हो रखा, और ऐसा होता है इनिशियली। क्योंकि इनिशियली क्या होता है, जैसे मैं आपको अगर इंडिया का एग्जांपल दूं, फिर बाकी कंट्री से एग्जांपल दूं, तो वहां पे क्या होता है, इनिशियली जो है ना, रिसोर्सेज इतने प्रॉपर तरीके से होते ही नहीं है कि हम हर एक सेक्टर को डेवलप कर पाए। जैसे कि आप सोचोगे कि भाई एग्रीकल्चर भी डेवलप हो जाए, इंडस्ट्रीज भी हो जाए, सर्विस सेक्टर भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। और ये सब शुरू कब हुआ था, जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था, और उस टाइम पे रिसोर्सेज बहुत कम थे, देश जो है काफी गरीब थे, तो उस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं था इन तीनों सेक्टर को एक साथ डेवलप करना। तो एक एक करके फोकस करना क्या था, जरूरी था कि पहले एग्रीकल्चर डेवलप हो जाए, उसके बाद इंडस्ट्री, और फिर हम देखेंगे सर्विस सेक्टर को कैसे डेवलप करना है। तो वही चीज यहाँ पे है, अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी थ्रू एसओसी। अब आता है हमारा पाथ ऑफ डेवलपमेंट, अब आता है डेवलपमेंट का पाथ। तो डेवलपमेंट दो ही तरीके से होगी, एक तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस, इसमें मैंने क्या दिखाया है, इन्वेस्टमेंट इन एसओसी। एसओसी क्या था हमारा, सोशल ओवरहेड कोस्ट, कि हमें इसमें पैसा लगाना है जिसके जरिए क्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और जो सोसाइटी है उसके लिए फैसिलिटीज डेवलप की जाए। दूसरा हमारा क्या था, इन्वेस्टमेंट इन डीपीए। अब इन्वेस्टमेंट इन डीपीए क्या था हमारा, इसका मतलब है डेवलपमेंट बिया बाय डीपीए, यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जो मैंने डिस्कस की कि डायरेक्टली आप बिजनेस लगाना शुरू कर दो, ताकि वहां से लोगों को क्या मिले, इंप्लॉयमेंट मिले और पैसा आना शुरू हो जाए। तो एक तो होता है डेवलपमेंट बिया एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसओसी, और डेवलपमेंट बिया शॉर्टेज ऑफ एसओसी। इस दोनों बात का मतलब क्या है कि देखो, एक तो पहली बात, इनपुट लिमिटेड है, इनपुट कह लो, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आपको सोच समझ के यहाँ पे एलोकेट करना पड़ेगा कि कितना पैसा आपको लगाना है सोसाइटी को डेवलप करने में, और कितना पैसा आपको लगाना है यहाँ पे प्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए, यानी कि डायरेक्टली बिजनेस डेवलप करने के लिए। और अगर आप एक में ज्यादा पैसा लगाओगे, दूसरे में आपको अपना भी पैसा क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो दोनों में सोच समझ के लगाना पड़ता है, और उसके सबसे क्या होती है, ग्रोथ।
तो ये ABC हमारे क्या है, 3 ग्रोथ के पॉइंट्स दे रखे हैं। अब आए क्या था हमारे पास लास्ट टॉपिक, फीचर ऑफ थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अब अनबैलेंस्ड ग्रोथ के क्या क्या फीचर हैं और क्यों एक कंट्री में अनबैलेंस्ड ग्रोथ होती है, उसका मेन रीजन समझते हैं। अगली वीडियो में हम इसका देखेंगे कि डीमेरिट्स और मेरिट्स कौन कौन से हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ के। तो पहला हमारे पास क्या आया, इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन की सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कि जो इन्वेस्टमेंट है वहां पे की जानी चाहिए जहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब हो क्या रहा था पहले, और पहले क्या आप आज भी कंपेयर करोगे तो हमें रेशियो निकालना, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें अमेरिका जैसी कंट्री से फालतू लोग लगे हुए हैं, लेकिन जीडीपी में ग्रोथ रेट जो है वो अमेरिका की फिर भी फालतू है, हमारे में कम है। उसका एक मेन रीजन क्या है, लोग खामखा ऐसे सेक्टर्स में घुस रहे हैं जहां से उन्हें कोई भी रेवेन्यू जनरेट, कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा। अब सपोज करो मैं अपने एफर्ट्स हमेशा ऐसी जगह लगाऊंगा ना जहां से मुझे कोई बेनिफिट मिले। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एफर्ट लगाने के बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहे तो वहां से काम छोड़ दूंगा, किसी और जगह काम करना शुरू करूंगा। तो यही काम इंडिया में होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर से अगर हमें और इनपुट लगाने के बाद भी अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई जा रही तो इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज जो है, मतलब अब हमें इंडस्ट्री तरफ बढ़ना चाहिए और इंडस्ट्रीज डेवलप करनी चाहिए। एग्रीकल्चर से लोगों को हटा के वहां पे इंप्लॉयमेंट देनी चाहिए ताकि पैसा जो है वो बढ़े। इसका एग्जाम्पल मैंने एक बार दिया भी था कि मान लो एक फैमिली है, एक फैमिली में मान लो एक शॉप है, अब वो शॉप के अंदर मान लो फैमिली के 2 मेंबर काम करते हैं। अब फैमिली के 2 मेंबर को काम करने की और जरूरत है, उसको भी हम सेम शॉप पे लगा दें तो पैसा तो सेम ही आएगा। इससे बढ़िया क्या होगा कि वो फैमिली अपने बाकी 2 मेंबर्स को कहीं और काम पे लगाए ताकि पैसा क्या हो, ज्यादा आ पाए। तो वही सेम चीज यहां पे है कि इन्वेस्टमेंट ऐसे सेक्टर में करो जहां से इकोनॉमी को क्या मिले, बेनिफिट मिले। तो इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन की सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूसमेंट एंड प्रेशर्स। एक तो पहली बात, जहां से प्रेशर आ रहा हो उस जगह पे क्या लगाना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए। आजकल क्या है, आप देखो इंडिया में इंडस्ट्रीज है कहां पे, सिर्फ अर्बन शहरों में, अर्बन सिटीज में। अगर मैं कंपेयर करूं रूरल में, वहां पे कोई भी इंडस्ट्रीज होती ही नहीं है। तो ज्यादा जरूरत क्या है कि भाई वहां पे भी इंडस्ट्री लगाई जाए ताकि लोग जो है वो वहां से कहीं और ना जाए जॉब करने के लिए, वो जहां रहते हैं उन्हें वहीं पे जॉब प्रोवाइड की जा सके। फिर क्या आता है, इसे बोलते हैं बिग पुश। इसका मतलब है कि हम लोग जो है अनबैलेंस कब देखने को मिलता है, जब हम किसी एक सेक्टर को काफी तेजी से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सपोज करो अगर मैं एग्रीकल्चर से इनपुट आके अब कोशिश करूं कि इंडस्ट्रीज पे लगा दूं तो क्या होगा, इसे हम बोलते हैं बिग पुश, कि आपने एक सेक्टर से सारा रिवेन्यू निकाला और दूसरे सेक्टर पे फोकस करना शुरू कर दिया। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस। हमारी रियल लाइफ में ऑब्जर्वेशंस क्या कहती हैं कि हमें कहां पे इनपुट लगाना चाहिए, कहां पे इनपुट नहीं लगाना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यानी कहां पे अपने रिसोर्सेज यूज करने चाहिए ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट हम उठा सके, और कहां पे अपने रिसोर्सेज यूज नहीं करने चाहिए जहां पे वो लूज हो रहे हैं। पांचवा और आखिरी पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर विद रिगार्ड टू एसओसी एक्टिविटीज। इसका मतलब पब्लिक सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में टॉपिक समझाया था कि जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं बिजनेस को अच्छे तरीके से रन नहीं कर पाती, इसलिए जो है जो वेल डेवलप्ड कंट्री है ज्यादातर उन्होंने हमेशा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो की है। मतलब वो आइडियोलॉजी फॉलो की है कि जो सारा काम है वो प्राइवेट सेक्टर संभालेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर एक बिजनेस को चलाने के लिए। और वो एफिशिएंट तरीके से बिजनेस चलाता भी है, प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं और कहीं ना कहीं लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज करते हैं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है तो हमें वो समझना है, उसका बिजनेस में क्या रोल है या फिर सोशल ओवरहेड कॉस्ट जो है हमारी उस एक्टिविटीज में क्या रोल है। क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो कौन डेवलप करेगा, हमेशा गवर्नमेंट डेवलप करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना, ना कि प्रॉफिट जनरेशन। इसलिए गवर्नमेंट ज्यादातर ऐसे बिजनेस में एंटर करती है जहां पे उन्हें क्या करना होता है, सोशल वेलफेयर करना होता है एज कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन प्राइवेट सेक्टर सिर्फ एक काम होता है, वो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उनका सोशल वेलफेयर से कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं होता। तो उस चीज की इंपॉर्टेंस भी हम समझते हैं किसके अंदर, अनबैलेंस्ड ग्रोथ के अंदर। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। अब आज का हमारा कंसेप्ट क्या है, मेरिट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। पहले हम ये समझेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में अनबैलेंस्ड ग्रोथ को डिस्कस किया था, जिसमें तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो देखना, और हमेशा हर एक चैप्टर की वीडियो को सीरीज वाइज ही देखा करो। अब यहाँ पे क्या आता है हमारा मेरिट्स, यानी कि फायदे क्या क्या होते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ के। तो पहली बात तो ये हमारा क्या होता है, रियलिस्टिक थ्योरी। अब ये रियलिस्टिक थ्योरी क्यों है, क्योंकि देखो बैलेंस ग्रोथ जो है ना वो हमेशा इक्वल हो ये पॉसिबल बहुत कम होता है, बहुत रेयर केसेस, मतलब एक लगा लो इम्पॉसिबल ही है। चाहे कोई सी भी कंट्री हो, चाहे वो वेल डेवलप्ड कंट्री हो चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में कुछ ना कुछ दिक्कतें रह ही जाती हैं।
इसका मतलब ऑल ओवर सेक्टर में सेम रेट पे डेवलपमेंट बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ज्यादातर जो भी कंट्रीज है ना जो ग्रोथ करने की कोशिश करी उन सब में क्या है, अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट ही देखने को मिलती है। तो वही यहाँ पे क्या आता है, ये रियलिस्टिक थ्योरी है, मतलब ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। दूसरा पॉइंट क्या है, मोर इंपोर्टेंस टू बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज के लिए यही क्या है, इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे करके डेवलपमेंट करते हैं, मतलब पहले एक सेक्टर को अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, फिर दूसरे सेक्टर को ग्रो करेंगे और फिर तीसरे सेक्टर को ग्रो करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज के लिए भी क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंस होती है कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे क्या हो, ग्रोथ करे। तीसरा हमारा पॉइंट क्या आता है, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जितनी भी हमारी इकोनॉमीज है जिनको प्रोडक्शन करना होता है बड़े स्केल पे, यानी कि बड़े लेवल पे, वो उन सब में भी क्या होता है, अनबैलेंस ग्रोथ देखने को ही मिलती है। क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अगर वो रिसोर्सेज को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सपोज करो, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंडिया में ऐसा क्यों हुआ कि सबसे पहले एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया, बाद में इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया, क्योंकि सबसे बेसिक नीड क्या होती है, फूड। और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से फूड की रिक्वायरमेंट भी क्या थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि उस टाइम पे ऑल ओवर जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कहीं ना कहीं एक ऐसे डिप्रेशन से गूंज रहा था जहाँ पे बहुत सारी फेमाइन्स चल रही थी, लोग मर रहे थे भुखमरी की वजह से। तो उस टाइम पे फूड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी थी, तो इसलिए लोगों ने फोकस किस पे किया, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, जो कि ईजी भी होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाना आसान है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रीज में। क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या होगा, बड़ा आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लेनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी मशीन्स डेवलप करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद जाए कहीं ना कहीं एक कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज जो हैं वो ओवरऑल डेवलप हो पाती हैं। तो ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाता, इसलिए लोगों ने पहले फोकस किस पे किया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और बाद में फोकस किस पे करेंगे हम, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। तो वही बात यहाँ पे है कि इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जिनको भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना था, तो उन लोगों ने एक एक सेक्टर चूज करके फिर डेवलपमेंट की शुरुआत करी। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, फोर्थ में, सेल्फ रिलायंस। अब इस सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है कि भाई कंट्री जो है वो खुद को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती है, यानी कि खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहती है बाकी कंट्री से। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दिया चाइना का। चाइना ने, जब चाइना में बहुत सारी फेमाइन्स चल रही थी, तो एक टाइम ऐसा आया, चाइना अपने आपको आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट यानी कि बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड से वो काट लिया, और क्या बोला कि हम अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएंगे हर एक फील्ड में, यानी कि फूड प्रोडक्शन से लेके, इंडस्ट्री से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, हर चीज में उन्होंने अपने आप को क्या बनाया, सेल्फ इंडिपेंडेंट। आज देखो, चाहे गूगल जितनी बड़ी कंपनी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होती है, लेकिन चाइना वाले उसे फिर भी यूज नहीं करते। उनके पास खुद का सर्च इंजन है, खुद के चैटिंग ऐप्स है, हर तरीके के ऐप्स उन्होंने खुद ही बना रखे हैं। उल्टा ये होता है कि उनकी कंट्रीज के ऐप दूसरी कंट्रीज के लोग जो हैं वो यूज करते हैं। तो ये आता है। इसके बाद फिफ्थ में क्या आता है, इकोनॉमिक सरप्लस। अब इकोनॉमिक सरप्लस का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं अनबैलेंस जब ग्रोथ होती है तो इकोनॉमिक सरप्लस देखने को मिलता है। मतलब सपोज करो, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप किया गया इंडिया के अंदर, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की वजह से जो फूड है उसकी कभी कमी नहीं पड़ती इंडिया के अंदर। हाँ, वो अलग बात है, फिर भी कई लोग जो है वो फेमाइन्स की वजह से, भुखमरी की वजह से मारे जाते हैं। उसका एक रीजन ये है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। वो हम कभी और डिस्कस करेंगे कि फूड की इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है प्रॉपरली, कि मतलब जो फूड है, ठीक है, उसको स्टोर करके रखते हैं एक्स्ट्रा फूड को, ताकि कभी भी अगर किसी तरह की दिक्कत आई, इमरजेंसी आई, फेमाइन्स आए, तो उस टाइम पे उस फूड को यूज किया जा सके। लेकिन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से हो सकता है कई लोगों तक खाना नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से कई लोगों की जो है डेथ वगैरह हो जाती है। लेकिन फूड की इंडिया जैसी कंट्री में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो ये तुमने क्या देखे, बेनिफिट्स की, मेरिट्स कौन कौन से थे। लेकिन अब हम देखते हैं डीमेरिट्स क्या है अनबैलेंस्ड ग्रोथ के। पहला क्या होता है हमारा यहाँ पे, इन्फ्लेशन। महंगाई लगातार बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कम होने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। जैसे कि आप जितनी भी देखोगे अंडर डेवलप कंट्रीज जहाँ पे महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसका रीजन समझाता हूँ मैं आपको मैंने एक पॉइंट समझाया था बैलेंस ग्रोथ में। जब भी अनबैलेंस्ड ग्रोथ हमारा आता है तो पता है क्या होता है, एक सेक्टर के प्राइस तो बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस काफी महंगे हो जाएंगे। इसका रीजन देता हूँ। सपोज करो किसी कंट्री के अंदर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो वेल डेवलप्ड है, मतलब यहाँ पे जो है प्रोडक्शन काफी बड़े लेवल पर हो रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है।
तो क्या उस कंट्री में एग्रीकल्चर की डिमांड में कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। मतलब अगर किसी को फूड की डिमांड करनी है तो उसके प्राइस से क्या मिलेंगे? हमेशा कम ही प्राइस में अच्छी क्वालिटी के फूड जो है अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर देखो एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप है और इंडस्ट्री जो है वो डेवलप नहीं है, तो इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं वो क्या मिलेंगे? महंगे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड सेम रहेगी लेकिन इंडस्ट्री उस लेवल डेवलप नहीं हो रखी है, जिसकी वजह से क्या होगा? इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाएगी वो क्या मिलेंगे? लोगों को महंगे मिलेंगे। तो वही सेम चीज़ है कि इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब बात ये है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है भाई? उसका भी एक रीजन है। अगर सपोज करो, मैंने क्या बोल रहा था कि ज्यादातर कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। उसका एक मेन रीजन क्या है? अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो फोकस किस पे करते हैं? एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसमें अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इनपुट डालने पड़ेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन फिर भी नहीं बढ़ रही है। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे जो है रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं। तो जो लोग फालतू में जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनकी वजह से किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं हो रही है एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो इसकी वजह से इससे अच्छा क्या होगा कि वो लोग यहाँ पे ग्रो ना करें, कहाँ पे ग्रो करें? अपने आप को इंडस्ट्रीज में। इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है? नो मेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल्स, यानी किसी तरह की जो दिक्कतें हैं उसके बारे में बात ही नहीं होती। अब भाई अनबैलेंस ग्रोथ है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये सारी कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है, जिनकी हम यहाँ पे बात ही नहीं करते अनबैलेंस ग्रोथ के अंदर। फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या आता है? अनबैलेंस इज नॉट नेसेसरी। अनबैलेंस जो है वो जरूरी नहीं है हो। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? और कई बार ना एक बात और समझना, कुछ सेक्टर में जो है वो अनबैलेंस रहेगा ही रहेगा हमेशा। अब भाई कुछ सेक्टर में क्या होता है? स्पेसिफिक लोग ही जा सकते हैं, तो वहां पे उतने लोग ही जाने चाहिए, और कुछ सेक्टर में ज्यादा लोग जा सकते हैं तो हमें ज्यादा लोग चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अनबैलेंस किसी न किसी फील्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या आता है वो क्या आता है? नेग्लेक्ट ऑफ डिग्री ऑफ अनबैलेंस। यहाँ पे हम अनबैलेंस की डिग्री को इग्नोर कर देते हैं कि अनबैलेंस है तो, पर अनबैलेंस किस लेवल पे है उसको भी इग्नोर करते हैं। हम जो बोलते हैं यहाँ पे बैलेंस ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि पूरा प्रॉपर बैलेंस रहेगा, नहीं। बैलेंस ग्रोथ का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि एक सेक्टर को अपने बिल्कुल टॉप पे पहुंचा दिया, दूसरा सेक्टर बिल्कुल भी डेवलप ही नहीं कर पा रहा। हमें हर एक फैक्टर को ऑलमोस्ट बराबरी पे लेके आना होता है, रेशियो में। उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड। हमेशा इक्वल प्रॉपर तरीके से होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, आप इम्पॉसिबल मान लो। तो नेगलेक्ट ऑफ डिग्री ऑफ अनबैलेंस, की अनबैलेंस है तो पर किस लेवल का है वो देखना क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। अब सपोज करो किसी कंट्री में, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो किसी कंट्री में सारे के सारे लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, तो फूड की प्रोडक्शन तो होगी लेकिन इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी नहीं होंगी। ये क्या बन जाएगी? हमारी एक दिक्कत बन जाएगी। इसके बाद 6 में क्या आता है? लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। बेसिक फैसिलिटीज भी ना होना। अब बेसिक फैसिलिटी में क्या आता है? प्रॉपर फूड ना मिलना, प्रॉपर एजुकेशन ना मिलना, प्रॉपर स्किल सेट ना मिलना, ये सारे प्रॉपर हेल्थ मेंटेन ना कर पाना, ये सारी क्या है? लैक है किसकी? बेसिक फैसिलिटीज की, जिसकी वजह से भी हमें अनबैलेंस देखने को मिलता है। इसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ लोकलाइजेशन। अब डिसएडवांटेज ऑफ लोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक तरह से हर एक चीज को गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर निकाल देना, तो वो भी क्या बन जाता है? हमारा डिसएडवांटेज ऑफ लोकलाइजेशन। अब आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे क्या है? क्रिटिसिज्म्स हैं किसके? अनबैलेंस्ड ग्रोथ के। इसके बाद आता है हमारा दो टॉपिक। अब दो टॉपिक क्या है? यहाँ पे डिफरेंस है किसका? अनबैलेंस ग्रोथ का बैलेंस ग्रोथ से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है बैलेंस ग्रोथ में और अनबैलेंस ग्रोथ में। यहीं से हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 7 बिग पुश। तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हमारी इस चैप्टर की आखिरी वीडियो होने वाली है। अब इसमें हमारे पास क्या है? बैलेंस ग्रोथ थ्योरी और अनबैलेंस ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है? तो पहला तुम जानते ही हैं, जो बेसिक की डेफिनेशन है वो आपको लिखनी पड़ेगी कि बैलेंस ग्रोथ में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ ऑल सेक्टर्स। यहां पे हम सारे सेक्टर को ग्रोथ दिलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डेवलपमेंट। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं किसकी? अनबैलेंस ग्रोथ। यहां पे फोकस किस पे करते हैं? फोकसेस ऑन ग्रोथ ऑफ सर्टेन की सेक्टर। अगर कुछ सेक्टर इंपॉर्टेंट है तो हम सिर्फ उसकी ग्रोथ पे फोकस करते हैं, किसके अंदर? अनबैलेंस ग्रोथ के अंदर। अगला पॉइंट हमारे पास क्या था सेकंड पॉइंट में? एक्सेलरेट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ थ्रू इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर। अब देखो, अगर मैं बैलेंस ग्रोथ की बात करूं तो बैलेंस ग्रोथ में हम हर एक सेक्टर की डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, और अगर मुझे हर एक सेक्टर को डेवलप करवाना है तो मुझे कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि इनपुट्स डालने होंगे तभी तो आउटपुट जनरेट होगा। तो हर एक सेक्टर में इक्वली इन्वेस्टमेंट क्या है? बहुत जरूरी है। अगर मैं एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वो ग्रो कर जाएगा, लेकिन सेकंड सेक्टर जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे देखो,
सेकंड में क्या है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ थ्रू इम्बैलेंसेस इन द सिस्टम। मतलब यहाँ पे हम ग्रोथ पे ध्यान तो देते हैं लेकिन सिर्फ कुछ इंडिविजुअल सेक्टर पे, और जिस सेक्टर को मुझे ग्रो करवाना होता है मैं सिर्फ उसी में बार बार इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। सपोज करो मुझे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है तो मैं सिर्फ वहाँ पे पैसा डालता रहूँगा, वहाँ पे लोगों को लगाता रहूँगा ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से वहाँ पे सिर्फ कुछ सेक्टर पे ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे हर सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट की जाती है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, रिक्वायर्स लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। यहाँ पे स्टार्टिंग से ही बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, क्योंकि देखो अब तीन सेक्टर हैं, आपको तीनों डेवलप करने हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो भाई आप जब तीनों डेवलप करोगे तो आपको रिसोर्सेज भी तो ज़्यादा देने पड़ेंगे ना, तो पैसा फालतू लगाना पड़ेगा। तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है ताकि हम उसे तीनों में डिवाइड कर सके और तीनों की डेवलपमेंट की जा सके, मतलब हर एक सेक्टर की डेवलपमेंट की जा सके। तो हर एक सेक्टर पे पैसा भी लगाना पड़ेगा, और जब इतना सारा पैसा लगेगा तो हमें क्या चाहिए, ह्यूज कैपिटल चाहिए लगाने के लिए। इसमें क्या चाहिए, रिक्वायर्स रिलेटिवली मच लेस इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। और ये भी एक रीजन है ज़्यादातर कंट्रीज में अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट का, क्योंकि कुछ कंट्रीज में जो है रिसोर्सेज पहले ही बहुत कम थे, यानी कि पैसा बहुत ही कम था, तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो एक साथ हर एक सेक्टर को डेवलप कर पाए। तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे सोचा कि पहले हम एक सेक्टर पे फोकस करेंगे, फिर दूसरे सेक्टर पे फोकस करेंगे, फिर थर्ड सेक्टर पे फोकस करेंगे। ऐसा इंडिया में देखा गया। इंडिया में 5 ईयर प्लान फॉलो हो रहे थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उन्होंने क्या देखा था, एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्रीज। इस तरीके से हमने फोकस किया था कि हम धीरे धीरे जो पैसा है वो इकट्ठा करके अलग अलग सेक्टर में लगाएंगे और उन सेक्टर को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे एक लॉन्ग पीरियड होता है स्ट्रेटजी का, मतलब हम लोग एक तरह से 15, 20 साल, 30 साल ऐसे देख रहे होते हैं कि उसमें क्या हमें रिटर्न्स मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे हम लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में क्या होता है कि 5 साल देंगे हम एग्रीकल्चर को पैसा कि उसकी डेवलपमेंट की जा सके, फिर 5 साल देंगे इंडस्ट्रीज को पैसा, फिर 5 साल दोनों में लगाएंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट की जाती है, यानी कि शॉर्ट पीरियड की स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं कभी भी अनबैलेंस्ड ग्रोथ करने के लिए। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ और आखिरी पॉइंट क्या आता है, साइज ऑफ मार्केट इज द प्रिंसिपल लिमिटिंग फैक्टर। और यहाँ पे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे साइज जो है, ठीक है, ये लोग एक तरीके से बनाते हैं मार्केट को, पूरा प्रॉपर सिस्टम तैयार करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, उसके बाद जाकर डेवलपमेंट शुरू करते हैं किसकी, बैलेंस ग्रोथ की। यहाँ पे क्या होता है, इट इज डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं, मेकिंग एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल। मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, वो यहाँ पे अपना छोटा मोटा अमाउंट लगाते हैं और अपने सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडिया में स्टार्टिंग में क्या हुआ था, अगर देखो आज इंडिया में वेल डेवलप्ड बिजनेसेस हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानीज, ठीक है, टाटाज। लेकिन जो पुराने देखोगे तो टाटा हो चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो, इन लोगों ने शुरुआत जो है वो छोटे बिजनेस से करी थी, वो छोटा पैसा लगाया था और डेवलपमेंट कर करके उन्होंने आज यहाँ तक अपने बिजनेस को पहुँचाया है। तो इस तरीके से होती है अनबैलेंस्ड ग्रोथ और बैलेंस ग्रोथ में डिफरेंस। तो उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कंपैरिजन करना है, ये मैंने सिर्फ की पॉइंट्स लिखवाए हैं, आपको इन्हें वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट तो आप हूबहू लिखोगे, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन भी करोगे अपने आंसर के अंदर। यूनी के सिर्फ ये पॉइंट लिख के छोड़ दिए, इतने से मैं आंसर में नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन आएगा 8-10 नंबर का ये वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख लेना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे बिग पुश के बारे में, कि नया चैप्टर शुरू करेंगे। और यहाँ तक हम रोकते हैं इस वीडियो को। तो अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हूँ बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। फिर भी किसी भी तरह की क्वेरी रह जाए, किसी तरह डाउट रह जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।